डीएसपी साहब पहले हमें 376 में मुलजम करार देता है। मैं टीचर हूं सर, मेरे 2 भाई और टीचर हैं, उनको भी एफआईआर में डालता है और हमारे जेडीओ को लिखता है कि ये 376 के दोषी हैं। लेटर बना के लिखता है कि इनको सस्पेंड किया जाए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मिसयूज ऑफ पावर, धारा 370 हटने से पहले कई ऐसे सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे जो मिसयूज ऑफ पावर करते थे। ऐसा नहीं है कि अब नहीं कर रहे हैं, अब भी करते हैं, लेकिन अब काफ़ी हद तक चीज़ों पर रोक लगी है। और सरकारी कर्मचारियों ने, जो भ्रष्टाचारी थे, जो करप्ट ऑफिसर थे, उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार बना लिया था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, गलत काम करेंगे और उसके बाद जो चाहेंगे पेपर के ऊपर लिखेंगे, जो अपनी कंप्लेंट जो वहाँ पर लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। एक जन्मसिद्ध अधिकार बना लिया था मिसयूज ऑफ पावर। उसमें कोई आम इंसान पिसता है तो पिस जाने दो, इन अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं। इनको चाहिए थी ऐश मौज, पावर, दबदबा, दादागिरी। जैसे गली के गुंडे नहीं होते, इस तरह की तो इनकी कई सरकारी अधिकारियों की हरकतें थी। एक मामला हमने आपको बताया था, एक खबर बताई थी जिला रियासी के मोहर चसाना इलाके की। वहां पर एक सरपंच थे प्रेम सिंह, उनके ऊपर जो वहां पर आवाज़ें उठी और जो हमने भी वेरीफाई किया तो पता चला कि फेक एफआईआर लगाई गई थी और 200 उस समय के जो डीएसपी साहब थे, उनकी पावर आप देखें, उन्होंने 200 पुलिस के अधिकारी और ना जाने कुछ और भी सैनिक जो थे वो उनके घर पर भेज दिए। यहाँ तक सुनने में आया कि वो उस फ्रॉड एफआईआर को साबित करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए ये लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए। 200 अधिकारी घर तोड़ के, जैसे आतंकवादियों को वहाँ मारने जा रहे हैं, इस तरह से शायद वहाँ पे फायरिंग भी की गई। लेकिन वहाँ के लोगों ने उनका उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि ये शख्स गलत नहीं है, प्रेम सिंह गलत नहीं है। तो उसके बाद पुलिस एक स्टेप पीछे आई, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतें नहीं बदली और प्रेम सिंह पर पीएस से लगाया। अब लगभग ये 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन हमने उस समय कई सारे और भी लोग आए, उन्होंने कहा फेक एफआईआर लगाई जा रही हैं। लोगों की गाड़ियों में, घरों में जाकर, उनकी दुकानों में जाकर कुछ नशे का सामान छोड़ देते हैं और खुद ही छोड़ते हैं, खुद ही पकड़ते हैं और फिर उनको एफआईआर लगा के वहाँ पे मारते भी हैं और उनसे पैसा भी ऐंठते हैं, नाम भी खराब करते हैं। और अब कई चीज़ें साबित हो रही हैं। एक एफआईआर लगी 2020 को, 9वें महीने 2020 को, गैंग रेप की। उस गैंग रेप में ये कहा गया कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ गैंग रेप किया है। इसमें लगभग 11 लोगों को पुलिस ने जो एफआईआर लगाई, 11 लोगों के ऊपर लगाई। उसमें 4 हिंदू समुदाय के थे और 7 मुस्लिम समुदाय के। लेकिन बाद में बेटी ये कहती रही कि मेरी रीस्टेटमेंट ले लो, ये मैंने नहीं लिखवाया है, ये डीएसपी साहब ने गलत करवाया। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, आज तक शायद उसकी रीस्टेटमेंट नहीं हुई है। लेकिन उसमें खबर ये है कि उसमें कुछ लोगों को, वो जो एफआईआर लगाई थी उसमें कुछ लोगों को पुलिस ने स्वयं ये मान लिया कि ये गलत है, इन लोगों पर मामला बनता नहीं था, इनको एफआईआर से बाहर निकाल दे। एक उसी एफआईआर में एक शख्स है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन शाह सर। ये अख्तर हुसैन शाह है, जो ये भी उस एफआईआर में थे जिसमें ये लिखा था कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ गैंग रेप किया है। कहानी इनसे जानने की कोशिश करें, ये बताएंगे कि आखिर ये माजरा था क्या। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आप कैसे आ गए एफआईआर पे? सर, हम तमाम तहसील मोहर और तहसील चसाना के लोग आपके चैनल के बहुत बड़े मशहूर हैं कि उस वक़्त जब हमारी तहसील चसाना और मोहर के अंदर एक मार्शल राज लगाया हुआ था, उस वक़्त आपने हमारी बात को उजागर किया और कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी राहत मिलती थी कि हमें कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। कोई सुनने वाला है, कोई सुनने वाला है, हमारी बात भी आला अकाम तक पहुंचेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। उसमें सर
ये जो आपने प्रेम सिंह जी का जिक्र किया, इसी दौरान में मेरा एक भाई छोटा है, नायब सरपंच मकसूद हुसैन शाह, वहाँ पर लोग उसके पास आया करते थे कि मोहर के अंदर जो एसडीपीओ है वो चसाना और मोहर से बहुत से लोगों से भारी तादाद में जो है करप्शन कर रहा है सर, जिसके हम पुख्ता सबूत जो हैं वो पेश कर सकते हैं। तो उसने उस हमारे से भी, हमारे कुछ लोगों से भी, हमसे भी करप्शन जब उस डीएसपी ने की, तो मेरा छोटा भाई जो नायब सरपंच मकसूद हुसैन शाह है, उसने एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। आज साल 3 साल होने को हैं, अभी तक जो हमने वो एप्लीकेशन वहाँ दी थी उसमें और भी बहुत सारे लोग जो हैं मुस्तगीस हैं। आज तक हमारी उस एप्लीकेशन की सर सुनवाई नहीं हुई। 3 साल में ना ही अभी भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने हमसे गवाह मांगे, ना ही कोई टीम हमारे एरिया मोहर और चसाना के अंदर भेजी। ऐसा तो नहीं है कि कोई डीएसपी साहब का कोई अपना वहाँ पर एंटी करप्शन सर सुनने में आता है कि उनके रिलेटिव कोई एसएसपी साहब हैं। अच्छा, वो थे उस समय थे, पता नहीं आज भी हैं कि नहीं है। तो उन्होंने वो हमारी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं होने दी और उल्टा आप पर एफआईआर लगा दी। तो उल्टा सर उसका हमें खमियाजा क्या भुगतना पड़ा कि 2020 के अंदर जब वो एप्लीकेशन मेरा छोटा भाई आके गलती से दे देता है कि लोगों से करप्शन की जा रही है, तो उस एप्लीकेशन का इंतकाम लेने के लिए सर डीएसपी मोहर खालिद अशरफ उस वक़्त के डीएसपी थे, वो एक बाप पर 376 की एफआईआर लिखवाते हैं। वो 376 की सर, वो ज़मीन का डिस्प्यूट था, वहाँ लड़ाई हो जाती है ठाकर प्रेम सिंह के घर, उसकी 2 बीवियाँ हैं आपस में, तो वो लड़की बाप पर एप्लीकेशन देने चले जाती है। तो डीएसपी साहब वहाँ एप्लीकेशन लिखवाते हैं। वो लड़की जो है उर्दू लिखना नहीं जानती, वो हिंदी पढ़ना जानती है। डीएसपी साहब उसमें 11 मुलज़म रखते हैं, उसमें से खुद ही रखते हैं 11 मुलज़म। उस लड़की को कहते हैं कि इसमें मैंने 5 जो हैं शाह लोग रखे हैं, हम शाह ख़ानदान से तलक रखते हैं सर। तो हम 5 भाइयों को सर गैंग रेप में 376 में डीएसपी साहब नाम हमारा उस एप्लीकेशन में डाल देते हैं, तो एफआईआर लग जाती है सर। आप चसाना में थे? हम चसाना में थे ही नहीं सर। आप कहाँ थे? हम जम्मू में थे। तो एफआईआर में डीएसपी साहब हमें डाल देते हैं। हमें इस वजह से डाल देते हैं कि जो छोटे भाई मेरे ने एंटी करप्शन में उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी। सर एक बात मैं आला अकाम तक कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ, डीजी साहब से कहना चाहता हूँ, डीआईजी साहब से कहना चाहता हूँ कि सर 2020 से पहले का भी हमारा रिकॉर्ड देखा जाए और 2020 के बाद का भी देखा जाए। सर सिर्फ उस एप्लीकेशन देने के इवज़ में 1 हफ्ते में सर हम 5 भाइयों पर 3 एफआईआर लगती है। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में सर, सिर्फ 8 दिन में। डीएसपी साहब पहले हमें 376 में मुलज़म करार देता है। मैं टीचर हूं सर, मेरे 2 भाई और टीचर हैं, उनको भी एफआईआर में डालता है और हमारे जेडीओ को लिखता है कि ये 376 के दोषी हैं, लेटर बना के लिखता है कि इनको सस्पेंड किया जाए। तो मुझे जब मेरे जेडीओ साहब ने सर लेटर निकाला कि भाई आपने ये किया है गलत काम, तो आपको सस्पेंड किया जाता है। मैंने कहा सर आप लड़की की स्टेटमेंट ले लो। लड़की चला के कह रही है कि सर मैंने ये मेरे मुलज़म नहीं, इनको मैं जानती तक नहीं, मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान हैं। तो सर हमें सस्पेंड ना किया जाए, हम इस एफआईआर में नहीं पाए जाते। फिर उन्होंने किया सस्पेंड? नहीं। तो जेडीओ साहब ने सर जब सुना कि ये झूठ है, तो जेडीओ साहब ने सस्पेंड हमें नहीं किया। तो उसमें पुलिस हमें गिरफ़्तार करने के चक्कर में पड़ गई सर, हमें छुपना पड़ा, फिर हमें ज़मानतें करानी पड़ी। लाखों में रुपया लग के सर हमारी ज़मानतें हाई कोर्ट ने की। तो जब ज़मानतें हो जाती हैं सर, हम आईजी साहब के पास जम्मू में पेश हुए, हम रोए कि सर हमारे पर गलत एफआईआर लगी हैं, इसकी री इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, री इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। मतलब वो डीएसपी साहब इतने पावरफुल, वो इतने पावरफुल सर कि उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी, कोई टीम वहाँ नहीं आने दी। हाँ। सर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, हमारा हिंदुस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ है, उस वक़्त से लेके आज तक जो 2020 के अंदर जितनी एफआईआर लगी हैं वो पिछले 70-75 सालों में सर नहीं लगी हैं। उसमें एक मज़े की बात यह है सर कि 2 दर्जन एफआईआर उस 2020 के अंदर 376 की लगी हैं सर, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जेलों में इस वक्त भी सड़ रहे हैं सर। फेक मामले उस डीएसपी ने लगवा दिए सर। ऐसा वहाँ ऐसा एक मार्शल राज था
कि अगर वो डीएसपी वहाँ ट्रांसफ़र ना होते, उसके साथ कोई 20 लोगों की गैंग बनी हुई थी सर। कुछ एसएचओ थे, कुछ सब इंस्पेक्टर थे, सिर्फ पैसे का कारोबार था सर। सर हमारी तहसील चसाना और मोहर के अंदर 2020 के अंदर सर 3 करोड़ रुपया करप्शन हुई है सर। इसका मैंने एफिडेविट कुछ लोगों से लिया है और मैं बाकी भी तहसील मोहर और तहसील चसाना के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप एक एफिडेविट फाइल करो, एक एफिडेविट लिख के दे दो आप। वो हम जज साहब के पास जम्मू में हमने वकील किए हुए हैं, हम एक फ़ाइल कर रहे हैं सर केस, उसमें हम सैकड़ों में लोग सर एफिडेविट दे के अपने जो पैसे का क्लेम सर करेंगे। सर एक टीम भेजी जाए, अगर तहसील चसाना और मोहर के अंदर उस डीएसपी पर 3 करोड़ रुपया करप्शन हम साबित नहीं करेंगे सर, जो कानून हमें कहती है हमें सज़ा दी जाए। सर वहाँ टीम नहीं आती, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। 2 साल से हम भी खबर कर रहे हैं, कोई असर नहीं होता सर, कोई टीम नहीं आती। अब मैंने एफिडेविट लेने लोगों से शुरू किए हैं। मैं तहसील चसाना और मोहर के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, आप डरो मत। मरना है एक दिन, वो आज भी मरना है और जब मौत आएगी तब भी मरना है। तो आप डरो नहीं, आप एफिडेविट फाइल करो। सर मैं एक वहाँ एक टीचर है मेरे साथ का सर, उसके कोई रिलेटिव पाकिस्तान में है। अच्छा। पाकिस्तान से उसको कॉल आती है उसके लड़के को, उन रिलेटिवों की, तो डीएसपी साहब उसके लड़के को उठा लेते हैं। फिर टीचर को वहाँ बुलाते हैं, कहते हैं भाई आपको पाकिस्तान से कॉल आई हुई है, आपके लड़के को मैंने भेजना है टेरोकेशन में। तो टीचर डर जाता है, कहता है जनाब मुझे कोई हल निकालो, मेरे बच्चे को बचाओ। कहता है एक ही हल है, 5 लाख रुपया मुझे दे दो। सर उस टीचर ने पीसीएल निकाला सर, अपनी एडवांस सैलरी, और 5 लाख रुपया डीएसपी को देके अपने बच्चे को बचाया सर ये इसमें टेरोकेशन जाने से। फिर एक मामला और होता है सर, वहाँ मेरे पड़ोस पर एक गुज्जर है, उसको मुलव्वस, उसका माना जाता है कि वो सोर्स था मिलिटेंटों का। उसको पकड़ लिया जाता है कि इससे हमने इतना असला बरामद किया है। उसके साथ सर उसके 4 भाइयों को और पकड़ लिया जाता है। बाद में डीएसपी साहब कहते हैं कि भाई ये एक तो जेल जाएगा, लेकिन 4 और जा रहे हैं, अगर आपने ये 4 बचाने हैं, इनका 8 लाख रुपया दे दो। तो फिर 4 लाख रुपया वो लोग अपनी ज़मीन रहन डाल के दे के उन 4 को बचाते हैं सर। ऐसे ऐसे हज़ारों मसले हमारे चसाना के अंदर हैं सर। हम लोगों को पेश करेंगे, सरपंचों को पेश करेंगे, पंचों को पेश करेंगे, पब्लिक को पेश करेंगे सर। हमारी वहाँ सुनवाई हो, वहाँ एक टीम सर, यहाँ के वो डीएसपी साहब कहते हैं सर कि यहाँ यूटी बनी हुई है, पुलिस के खिलाफ कोई आपका ना मीडिया में सुनने वाला है, ना आपका कोई कंप्लेंट सुनने वाला है। ये कब कह रहे थे? ये डीएसपी साहब ने सर 10 लोगों को बोला। नहीं, कब कह रहे थे? जब उसकी ड्यूटी वहाँ थी, उसने कहा भाई पैसा दोगे तो बचोगे मेरे से, वरना आपको जेलों में भेज। नहीं, सुनने में आया कि उन्होंने कुछ मीडिया वालों को भी खरीद के रखा था। सर मीडिया वालों को भी कुछ जो थे उनके ऊपर एफआईआर लगा दी, वो भी नहीं बोल सकते थे। कुछ को खरीद के भी रखा था, वो उसके कहने पर खबर चलाते थे। वो कोई और कुछ लीडर लोग जो थे सुनने में आया को जम्मू के थे मीडिया वाले सर, होंगे सर कुछ। मैं आपको ये बताऊं कि कुछ जो लीडर लोग हमारे थे, कुछ पार्टियों के तो जो थे डरू टाइप, तो वो उसने डरा दिए थे। जो वो चाहता था कि ये बोलने वाले हैं तो उनको भी हिस्सा मिल जाता था, वो भी नहीं बोलते थे सर। तो ऐसे करके सर हमारे उस इलाका में उस डीएसपी ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। तो मैं सर आज 3 साल में भुगता हूँ सर एफआईआर 47-376 में। नौकरी तो नहीं गई? नौकरी नहीं गई सर, लेकिन मेरी जो नौकरी का जो पैसा मैंने आगे 10 साल लेना था, पे लेनी थी, वो एडवांस सैलरी लेके मैंने मुकदमा सर लड़ा। कम से कम सर मेरा 20 लाख रुपया खर्चा हो गया। 3 साल ये साबित करने कि मैं भाई उस 376 में नहीं था। उसके बाद 2 एफआईआर में और वो मुझे डालता है सर, मेरे 5 भाइयों को डालता है, एफआईआर नंबर 35 और एफआईआर नंबर 36। अच्छा। उस दौरान में सर जब वो एफआईआर लगती हैं, प्रेम सिंह का और पुलिस का कोई मसला बनता है, उस दौरान में हम सर श्रीनगर में थे, हमें एफआईआर में डाल देता है। मेरा भाई एक जम्मू में नायब सरपंच है, वो प्रेम सिंह के साथ पुलिस का झगड़ा हुआ था सर, प्रेम सिंह को गिरफ्तार करना चाहते थे। आपका क्या नाम आ रहा? हमारा नाम वही सर जो एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दी थी। नहीं, मतलब उस एफआईआर में उन्होंने क्या लिखा कि आप क्या कर रहे थे? उन्होंने बोला सर कि ये भी उस मुलव्वस थे वहाँ पुलिस के साथ हंगामा करने में, झगड़ा करने में, लड़ाई करने में। अब वो वीडियो भी हमने उस समय जब वो भी वीडियो भी आपने उस समय चलाई थी सर। उसमें सर मजे की बात ये है कि उस दौरान में हमारे सीसीटीवी फुटेज जो थे वो श्रीनगर के निकले,
हमारे पार्कों में वहाँ एंट्रियां जो हैं वो श्रीनगर की निकली, हमारे हॉस्पिटल में। डीएसपी साहब के खिलाफ कोई आदेश कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन नहीं आ रही है? कोई अभी कोर्ट की तरफ से, कोर्ट में एक बड़े केस चल रहे हैं सर। एक एफआईआर उसके खिलाफ और उसकी जो टीम थी 20 लोगों के खिलाफ मुनसिफ कोर्ट रियासी ने दिया था कि इनके खिलाफ एफआईआर लगाओ। उन्होंने सेशन में जाके स्टे ले लिया, बाद में सेशन ने भी ऑर्डर कर दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर लगाओ। उन्होंने हाई कोर्ट में स्टे दे दिया, लेकिन उम्मीद है कि हाई कोर्ट हम लोगों को वहाँ राहत देगा और हाई कोर्ट भी डायरेक्शन देगा उनके खिलाफ एफआईआर लगाने की। एक और एफआईआर मेरे छोटे भाई को जदोकोप किया, मारा पीटा, पिटाई उसकी की, तो वो एफआईआर मेरे छोटे भाई की भी उन पर लगने जा रही है सर। 20-22 लोग। खालिद अशरफ साहब जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तो ये अशरफ साहब को वकील क्या कोई सरकार की तरफ से है कि उन्होंने खुद वकील किया हुआ? सर गवर्नमेंट के वकील हैं वहाँ, वो तभी मजे ले रहे हैं। हमें वकील जो है पैसे पर करना पड़ता है। नहीं, तो सर उसमें एक मजे की बात बताऊं, जो एफआईआर नंबर 35 और 36 में भी हम 5 भाइयों को डालते हैं सर। उस वक्त सर हम श्रीनगर में होते हैं, हमने श्रीनगर से सीसीटीवी फुटेज अपने जो सबूत थे हमारे पास, कम से कम 2 दर्जन सबूत थे सर, हम लेके हाई कोर्ट में पेश हो जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने सर वो जो एफआईआर थी, हम 3 भाइयों की वजह से 35 और 36 दोनों को स्टे दे दिया। बोला भाई ये ग्राउंड बनते हैं कि इनकी जो है जो इनकी फरियाद जो है ये सच है। तो एफआईआर स्टे दे दी। 2 साल हो गया सर, वो एफआईआर का चलान नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है सर इसी महीने में उसकी सुनवाई होने जा रही है, तो वो एफआईआर नंबर 35 और 36 जो है उसको हाई कोर्ट क्वैश कर देगा और लोगों को वहाँ जो है राहत का सांस लिया जाएगा और हम 35 और 36 से भी बाहर हो जाएंगे। हाई कोर्ट हमें करेगा, उसके बाद हम जनाब आपके पास फिर आएंगे। हम गैंग रेप पर आते हैं। गैंग रेप में आपको अब एफआईआर से बाहर निकाल को डॉक्यूमेंट दिखाना चाहेंगे आप? सर ये डॉक्यूमेंट्स है, आज इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने चालान पेश किया, पुलिस उस एफआईआर में, जिस एफआईआर में हमें खालिद अशरफ भट्टी साहब ने एफआईआर में 376 में डाला था, उसमें पुलिस अपनी आज के इन्वेस्टिगेशन में लिखती है कि अख्तर हुसैन शाह, असगर हुसैन शाह, मकसूद हुसैन शाह, वली जान, मोहम्मद इकबाल को इस एफआईआर में नहीं पाया जाता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान इन पर कोई भी चीज़ साबित नहीं होती है। ये आज का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखता है सर, पुलिस का ही आज का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखता है। इसलिए हम अख्तर हुसैन शाह, असगर हुसैन शाह, मकसूद हुसैन शाह, वली जान और मोहम्मद इकबाल, इनको अयाज हुसैन शाह, इनको इस एफआईआर को कालदम करार देते हैं और इनको इस एफआईआर से बाहर करते हैं। कालदम मतलब? कालदम होगा कि इसको क्वैश करते हैं, इन पर जो जुर्म लगे हैं उनको हम क्वैश करते हैं और इनको इस एफआईआर से बाहर करते हैं। लेकिन सर ये साबित करने में हमें 3 साल लग गए। और ये 11 बंदों में से कितने बाहर आए? 11 बंदों में से सर हम ये आगे 7 लोग बाहर। ये एक बार बाहर थोड़ा डॉक्यूमेंट दिखाएं। 7 लोगों में से हम जो 7 लोग मुस्लिम लोग जो थे, हम 7 के 7 जो हैं वो इसमें से बाहर आ गए सर। ये मैंने आपको सेंड किया सर। ये आप वहाँ, अच्छा 7 लोग बाहर आ गए, तो बाकी मतलब बाकी अगर 4 आप पर फेक मामला बना तो इसका अर्थ ये हुआ बाकी वाले पे भी फेक ही बना होगा। बाकी वाले पर अब जो हमारे एसएसपी रियासी जो इस वक्त के सर एक हनेस्ट ऑफिसर हैं, हनेस्ट ऑफिसर हैं, और उनके आने के बाद कोई भी फेक एफआईआर वहाँ नहीं लगी है। नहीं, उस वाली में ये आपको मैं बताऊं ना सर, जो हमारे एसडीपीओ साहब महोर हैं, एसएचओ साहब चसाना है, मल्ली कोट में इस वक्त चौकी ऑफिसर साहब हैं, वो इस वक्त एसएसपी साहब ने अच्छे ऑफिसर वहाँ तैनात कर दिए। उसको पता चला कि यहाँ के हालात ख़राब हैं, तो वहाँ इस वक्त ऑफिसर जो डीएसपी साहब हैं वो कभी भी गलत एफआईआर लॉन्च नहीं होने देते। अगर कोई सियासी बेस पर भी कोई एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर एफआईआर लगवाना चाहे, वो नहीं लगने देते हैं सर। आजकल जो लोग, वो सियासी लोग बिला बेगुनाह लोगों पर एफआईआर लगवाते थे, उन पर भी अंकुश लगा है सर। नहीं, वो बात एक अलग हुई। नहीं, गैंग रेप में ये होता है सर कि अब अगर लड़की के बयान होते हैं तो वो 4 लोग भी निर्दोष करार दिए जाएंगे। अब तक वो दोषी हैं, वो अब तक पुलिस ने दोषी रखे हैं। ये अब पुलिस जानबूझ के अब भी प्रेम वो इसलिए कर रहे हैं सर कि बड़ा जो ऑफिसर होता है, ये छोटे जो मुलाजिम है, इनका माँ बाप होता है, वो चाहता है कि मेरा छोटा मुलाजिम बचे। तो अगर इस वक्त एफआईआर क्वैश होती है, एफआईआर क्वैश हो जाती है, प्रेम सिंह भी एफआईआर से बाहर हो जाता है, तो पुलिस के पास कोई जवाब ही नहीं बनता। क्योंकि इस एफआईआर के बलबूते पर पुलिस ने और 4-5 एफआईआर प्रेम सिंह के खिलाफ लगाई है। अगर इससे पुलिस प्रेम सिंह को
बेगुनाह करार देती है तो बाकी वाली एफआईआर भी क्वैश होती हैं, और पुलिस जो है वो पिछले जो ऑफिसर थे उन पर एफआईआर लॉन्च होती है, वो फंस जाते हैं, पुलिस क्या उनको जवाब देना नहीं सर बनता है। इसलिए उस पुलिस को बचाने के लिए थोड़ा बहुत इनको करना पड़ रहा है। पुलिस क्या साबित करना चाहती है कि वो दूध से धुले हुए हैं? सर ये क्या बताएं, अब पुलिस को उनको बचाना है, वो उनके मुलाजिम हैं, उनको बचाने के लिए इस वक्त एसडीपीओ साहब हैं मोहर के, एसएसपी साहब हैं, वो पूरा जान चुके हैं कि जितनी एफआईआर लगी हैं फेक लगी हैं। लेकिन अभी लोग जेलों में भी हैं। जेलों में सर 1 दर्जन लोग 376 में जेलों में हैं, फेक मामलों में सर कोई सुनवाई नहीं है, कोई बाहर उनका पीछे लड़ने वाला नहीं है। सर हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से चाहते हैं, माननीय गवर्नर सर से चाहते हैं, हम पुलिस के आला अधिकारियों से ये चाहते हैं कि हमें एक टीम भेजी जाए। कहते हैं सर यहाँ इंसाफ के लिए बड़ी टीमें मरकज़ से ला के हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे होम मिनिस्टर जी ने जम्मू कश्मीर में बिठा के रखी है। सर हमें कोई नहीं मिल रही इंसाफ देने के लिए। हम ये चाहते हैं हमें एनआईए की एक टीम भेजी जाए। सर नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उन टीमों को भी ये लोग यहाँ पर पुलिस वाले या बाकी जो सोर्स हैं वो भी बिके हुए हैं, वो उनको कहते हैं देखो ये झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। तो यही सर, जब तक चिसाना में मोहर में आके हमारी आवाम से 10,000 लोगों से सुनवाई नहीं होगी तो सच और झूठ का पता कैसे लगेगा सर। तो मैंने सर अब हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है, उसमें मैंने कोई एफिडेविट 30 से 40 फाइल कर दिए हैं। और भी मैं चिसाना और मोहर के लोगों से गुजारिश करता हूँ 101 एफिडेविट हमारा फाइल हो जाए, चीफ जस्टिस के पास हम फाइल करें, उसके बाद हम एक डायरेक्शन लें एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ कि भाई उस डीएसपी के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ था, उसके साथ कुछ और उसके साथी थे, 3 साल में उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई, 3 साल में क्यों नहीं उस एप्लीकेशन की सुनवाई हुई। तो हम चाहते हैं कि वो एफआईआर हमारी लगे और एफआईआर में हम गवाह पेश करें। जो उस समय आईओ था उसको भी देखना चाहिए, वो उसने क्यों काम नहीं किया इस वक्त तक नहीं किया सर। मैंने कल एक आरटीआई भी बनाई है, वो भी आज मैं एंटी करप्शन में देने जा रहा हूँ कि भाई उसका स्टेटस दो, हमारी एप्लीकेशन का हुआ क्या। दूसरा एक मैं सर चाहता हूँ कि मैं हाई कोर्ट से मैं एक डायरेक्शन दिलाऊंगा कि भाई इसका क्या हुआ, और एक हम जो ये पर्चे फेक लगे हैं सर, इनमें हमने केस दायर किया हुआ है कि हमें एक टीम दी जाए कोर्ट की तरफ से, और तो कहीं सुनवाई हो नहीं रही सर। तो एक टीम दी जाए जो चिसाना और मोहर के अंदर आके इन्वेस्टिगेशन करे इन मुकदमों की, कि ये मुकदमे अगर फेक हैं तो सर इनको खारिज किया जाए। सर कोई काम नहीं है, 1000 से ज़्यादा लोग मुकदमों में फंसे हुए हैं सर। यहाँ कोर्टों में हमारे महीने में हमारे चिसाना और मोहर से 1500 लोग सर कोर्टों में भुगतने आता है सर। कोई स्टे ले रहा है, कोई जमानत के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई ना साबित करने के सर एफआईआर फेक। लड़की का हाई कोर्ट में दफ़ा 164 का बयान कि ये बंदे भाई एफआईआर में नहीं हैं, ये बंदे मैंने एप्लीकेशन में नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी हमें एफआईआर से बाहर होने में 3.5 साल लगे सर। चलो अंत में आप गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहें तो आप कर लें। सर हम यही गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहते हैं कि इतना मीडिया के अंदर हमने इतनी अपना ये बात को उछाला है, इतना हमने शोरगुल किया है कि हमें इंसाफ दिया जाए, इस वक्त तक कोई टीम भी आके सर हमारे इलाका में हमारी ये कार्रवाई इंक्वायरी नहीं की। आज मुझे सर अगर इंसाफ मिला, 1 एफआईआर से मैं बाहर हो गया तो 2 एफआईआर में बिला वजह हमें रखा हुआ है सर। मुझे तो कोर्ट सर उसमें बेगुनाह साबित कर देगा, लेकिन जो लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, जो लोग खर्च नहीं कर सकते, उन पर जुल्म हो रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहूँगा कि एक टीम भेजी जाए जो चिसाना के अंदर आके एक कैंप लगाए, और जो ये एफआईआर नंबर 47 है, एफआईआर नंबर 41 है, एफआईआर नंबर 44 है, एफआईआर नंबर 35 है, एफआईआर नंबर 36 है, एफआईआर नंबर 15 है, ये सर 1 हफ्ते की सारी एफआईआर है, इनकी री इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये बेगुनाह लोगों पर लगी हुई हैं और फेक हैं, इनको खारिज किया जाए और लोगों को सुख का सांस लेने दिया जाए, और वहाँ जो लोग हैं उनको इंसाफ मिल सके सर। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। शुक्रिया सर आपका। तो ये देख लें 1000 से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि 1000 लोगों के ऊपर फेक मामले बनाए गए हैं। और विडंबना ये है कि ये लोग, ये तो चलो टीचर है, इनके पास कुछ तो सरकार की तरफ से आ रहा होगा, इन्होंने अपने वहाँ से निकाल के पैसे इन्वेस्ट करके केस लड़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कैसे लड़ें। और जो लोग ये सरकारी अधिकारी जैसे डीएसपी साहब के लिए कह रहे हैं, तो उनको तो सरकारी वकील मिला हुआ, अपना 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं, उल्टा लोगों से जो लिए हुए वो कहाँ रखे हैं,
वो भी कहीं वकील ही करें, कहीं लगाएं तो पता लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन इन जो गलत अधिकारी हैं इनके ऊपर तो कोई उस तरह का एक्शन है नहीं। और फिर ये लोग कब तक लड़ते रहेंगे, कैसे लड़ेंगे? टीमें अभी तक वहाँ पे भेजी नहीं है, री इन्वेस्टिगेट हो नहीं रहे, लोग खुद ही लड़ रहे हैं। इसमें सरकारों को, गवर्नर तक पहुँचती ना सर, गवर्नर सरकारों का भी ये दायित्व है कि वो ध्यान दें कि समाज में क्या हो रहा है। 370 तो हट गई, लेकिन जो पुरानी मानसिकता वो अभी हटी नहीं है, वो अभी कोर्टों में यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये खबर दिखाने का एक कारण ये भी था कि आप ये जानें कि किस तरह से सरकारी अधिकारी अपनी पावरों का मिसयूज़ कर रहे हैं। और हमने जो खबरें उस समय बताई थी कि ये मामले फेक बन रहे हैं, तो वो अब 100 पुलिस के अधिकारी ही लिख कर दे रहे हैं कि ये है ही नहीं। तो फिर क्या मामले बन रहे थे? तो इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।